हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज की। तो आज हम लेकर आए हैं पेपर 1 के अंदर कम्युनिकेशन का ही नेक्स्ट पार्ट। दिस इज पार्ट नंबर 9, यानी कि आज हम अगेन 10 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। इससे पहले हम 80 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगेन इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एप्लीकेशन पे जाकर पहले मॉक टेस्ट करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा और बेटर वे में क्लियर हो जाए। क्लियर? और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन दिया गया है उसको जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस जो पेपर 1 को लेकर होंगे यूजीसी नेट के, प्लस पेपर 2 कॉमर्स को लेकर हम देने वाले हैं, जो आपके कमिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक जैसे मैंने कहा, अगेन 10 क्वेश्चंस आर देयर। So starting from the first, in communication, a major barrier to the reception of the message। यहां पर बात हो रही है साहब मैसेज को रिसीव करने की। सेंडर ने अपनी बात बोल दी रिसीवर को। रिसीवर को जब मैसेज रिसीव करना है तो एक हर्डल है, जो उसका बैरियर इसको बोलते हैं, वो क्या है? इन दिए गए ऑप्शन में हमें एक बताना है। तो आप देखें कि जो रिसीवर है कौन है यहाँ? ऑडियंस। ऑडियंस की नॉलेज, ऑडियंस की एजुकेशन, ऑडियंस का इनकम। नो, यहाँ पर जो सबसे बड़ा हर्डल है वो ये, ऑडियंस का एटीट्यूड कैसा है। ठीक है ना, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड। अगर उसका एटीट्यूड सेंडर को लेकर पॉजिटिव है तो वो जरूर उसको सुनेगा। अगर वो बैठा ये सोचकर है कि मेरे को कमियां निकालनी है, क्रिटिकली इसको एनालाइज करना है, तो बट नेचुरल है उसको वो चीज समझ में नहीं आएगी जो सेंडर कहना चाह रहा है। तो सबसे जरूरी क्या होता है यहाँ पर, वो ये है कि ऑडियंस का एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, और ये क्लासरूम कम्युनिकेशन भी होता है। मान लीजिए अगर मैं टीच कर रहा हूं, अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर किसी बच्चे का पढ़ने का मन है, उसको लगता है मुझे सिंसियरली 10 क्वेश्चन करने हैं, तभी उसको समझ में आएंगे। अगर वो सिर्फ गलतियां ढूंढने बैठेगा तो फिर वो जो मेन कंसेप्ट है हमारा वो पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा उस चीज को सुनने के लिए। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद ये एक नया क्वेश्चन मिलेगा आपको 82। इसमें क्या है कि सब जर्नल लाइक एंट्रीज रिटन बाय इंडिविजुअल एंड पोस्टेड ऑन इंटरनेट, कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कुछ भी एक टॉपिक, जैसे इसमें एग्जांपल ले लिया हमने अकाउंट्स का है, एंट्री वगैरह, वो डेली बेसिस पे इंटरनेट पे डाल रहा है, एंड दैट समटाइम्स कैन जनरेट मेनी ऑनलाइन डिस्कशन। यानी उसके इंटरनेट पे डालने के बाद, पोस्ट करने के बाद, डेली बेस पोस्ट कर रहा है वो, और कुछ लोग सजेशन भी दे रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेबलॉग्स। ठीक है, कोई भी टॉपिक के ऊपर आप इंटरनेट पे, वेबसाइट पे कुछ चीज डाल दीजिए और बहुत से लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, डिबेट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेबलॉग। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ऑथर है ये, उसने बात की है द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एज वी नो, कम्युनिकेशन करने के लिए हम एक तो वर्बल पढ़ते हैं साहब। वर्बल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हम कुछ रिटन में या ऑरली, लिख कर बताना या बोल कर बताना, दोनों वर्बल है। और बिना लिखे और बिना बोले बताना क्या है? नॉन वर्बल। थ्रू योर जेस्चर्स, योर बॉडी लैंग्वेज, योर फेस एक्सप्रेशन, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो इसकी इंपॉर्टेंस के लिए उसने एक रेशो दिया था, वो क्या है? 3 बातें हैं कि आपके कम्युनिकेशन में आपके वर्ड्स का रोल कितना है, आपकी टोन ऑफ वॉइस का रोल कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो इसका एक बेसिक सा रेशो है, फॉर्मूला है, वो ये है 7:38:55, विच मीन्स कि जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं रूटीन लाइफ में, उसमें 7% रोल सिर्फ किसका होता है? वर्ड्स का। 38% रोल, यानी आप देखें वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी बोलने की टोन। एक ही बात को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। हम समझाने के तरीके से बोल सकते हैं, हम उसको डांटने के तरीके से बोल सकते हैं, हम उसको मजाक के तरीके से बोल सकते हैं। यानी ये हमारी जो टोन है वो क्या है, उसका रोल कितना है? 38%। एंड द मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन
किसमें होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है 73855 का बोलते हैं इसको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को डिनोट करता है। ओके 84th, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये बात करता है कल्चरल कम्युनिकेशन की, हमारे टॉपिक आता है कल्चरल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, द ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये कह रहा है साहब, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कल्चर का ट्रांसफर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं। पहली बात, जनरेशन आप समझ गए, आप ही के परिवार से जो आपको संस्कार मिलते हैं, दैट इज योर इनकल्चरेशन। इनकल्चरेशन मीन्स, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल, जैसे एक छोटा बच्चा सबसे ज्यादा किससे सीखता है, वो अपनी मदर से। ठीक है, उसका उठना बैठना खाना पीना जो भी होगा वही होगा जो उसका परिवार उसको देगा। तो बेसिकली अगर आप एक कल्चर को अपने मतलब जनरेशन के साथ पास करते जा रहे हो आगे आगे, इसको क्या बोलते हैं, इनकल्चरेशन। इससे मिलता जुलता वर्ड एक और आता है, देखें आप, एक्कल्चरेशन। इसमें क्या है फर्क, क्या है इसके अंदर समझना आप, कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, जब से इंटरनेट का दौर आया, हम बहुत से इंडियंस फॉरेन कंट्रीज के कल्चर को फॉलो करते हैं। चाहे वो हमारा लाइफस्टाइल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे फास्ट फूड का कल्चर है। पहले इंडियंस को नहीं पता था कि मैकडी या KFC या पिज़्ज़ा हट ये क्या होता है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटेशन का दौर आया, इंडिया में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आई, तो वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो अपना कल्चर भी एक्सचेंज कर रहे हैं, और हमें भी इनफैक्ट काफी हद तक हम उनके कल्चर को अडॉप्ट करने लग गए। दिस इज कॉल्ड एक्कल्चरेशन। इनकल्चरेशन आता है जनरेशन से, आपके परिवार से आएगा, और आप किसी दूसरी कंट्री के कल्चर को अडॉप्ट करने जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्कल्चरेशन। तीसरा एक और वर्ड आता है, उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन सिंपली हम ये देखते हैं, रादर वी शुड से द वे ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी, कि साहब समाज में रहने का तरीका, एक सभ्य समाज में लोग कैसे रहते हैं, दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कल्चर पास होता है उसको बोलते हैं इनकल्चरेशन, और हम अपने परिवार से बाहर जाके किसी दूसरे के कल्चर को लेते हैं, किसी दूसरे रिलीजन को लेते हैं, किसी दूसरी कंट्री के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कल्चरेशन। और सोसाइटी में रहने का तरीका सीखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन। तो राइट आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कई बार कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हो जाता है, लीकेज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन लीकेज को लेकर है, कहता है लीकेज क्यू, लीकेज क्यूज रेफर टू face expression that people have misread, one of the characteristic styles of the face expression, unintended signs of how a person really feels. This is the right answer. पढ़ें आप इसको दोबारा, लीकेज क्यू किसको बोलते हैं, unintended sign of how a person really feels, एक व्यक्ति को कैसा महसूस हो रहा है, उसके जो सिंबल है, साइन है, वो कौन से हैं जो शो कर रहा है, वो अनइंटेंडेड। ठीक है, सपोज मान लीजिए मैं क्लासरूम में टीच कर रहा हूं और एक बच्चा मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा ही मतलब बोरियत फील कर रहा है, पर वो ये शो नहीं करना चाहता कि मैं बोर हो रहा हूं लेक्चर से। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, लीकेज क्यूज, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। जो रिसीवर है कहीं ना कहीं वो या तो उस बात को वैसे समझना नहीं चाह रहा, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके जो हाव भाव है, उससे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया सी। 86 पे आते हैं। अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, कहता है पर्सन हैज ए वेरी एडवांस सेंस ऑफ व्हाट इज सोशली एप्रोप्रिएट एंड ऑलवेज नोज व्हाट टू से इन एवरी सोशल कंटेक्स्ट। एक व्यक्ति है, उसको बड़ी समझ है किस बारे में, कि समाज के अंदर क्या चीज है जो सोशली एक्सेप्टेबल है, यानी ऐसा क्या बोलना है मुझे जो समाज के द्वारा स्वीकार्य है, और ऐसा मुझे क्या नहीं करना जो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड ऑलवेज नोज व्हाट टू से, उसको सब पता है। इस तरह के व्यक्ति को
कौन सी कंपिटेंसी, कौन सी क्षमता है, और खास करके क्षमता के नाम पर उसने एक वर्ड यूज किया है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक कंपिटेंस, लिंग्विस्टिक बेसिकली रिलेटेड टू योर लैंग्वेज। फाइन, सपोज आई एम टॉकिंग टू समवन, उसकी लैंग्वेज को मैं पकड़ पा रहा हूं, नहीं पकड़ पा रहा हूं, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। तो उस लैंग्वेज की जो मुझे ग्रामर की मुझे नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उसमें कितने टर्म्स आ सकती हैं, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, मैंने चारों को ना डिटेल में डाल दिया। एक वर्ड आता है फिनेमिक। फिनेमिक क्या होता है? इट्स अ यूनिट ऑफ साउंड। बेसिकली एक साउंड दूसरी से साउंड डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या बोलते हैं? फिनेमिक। एक वर्ड आता है कोग्निटिव। कोग्निटिव होता है इट्स ए प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाउ यू परसीव, समझने का तरीका, प्रक्रिया। एक वर्ड आता है सिंटैटिक। सिंटैटिक होता है रूल ऑफ लैंग्वेज। बेसिकली हर लैंग्वेज के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर है ना वो आपका है डी। डी क्या होता है? डी को बोलते हैं प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक यानी जो सिर्फ थ्योरी पे विश्वास नहीं करता, वो प्रैक्टिकल चीजों में विश्वास करता है। तो यहाँ ये व्यक्ति कौन है? उसको ये पता है कि मुझे सोशली कौन सी बात कहनी है जो एक्सेप्टेबल होगी, यानी ही इज वेरी मच प्रैक्टिकल। सिर्फ थ्योरी की रूल्स की बात नहीं करती जो बात, उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हमारा डी, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक। ओके, कम टू द 87th। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आई होप आप सब जानते होंगे। ए लोकेशन वेयर द इंटरनेट यूजर्स कैन गेन वायरलेस एक्सेस। एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग बिना किसी वायर के इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड वाईफाई हॉटस्पॉट। आर यू गेटिंग? वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है। देखा होगा ना आजकल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जैसे हमारी कैपिटल के अंदर कुछ मेट्रो स्टेशन को चुना गया है कि यहाँ सब वाईफाई हॉटस्पॉट बनेंगे, आप वहां जाके अपना नेट एक्सेस कर सकते हो। तो ये उसके बारे में क्वेश्चन है। यस, 88th। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, चाहे फॉर्मल है इनफॉर्मल है, इट इज अफेक्टेड बाय, ज्यादा किससे प्रभावित होता है? क्या रिसेप्शन से, यानी रिसीवर कौन है, क्या ट्रांसमिशन से, भेजने से, या नॉन रेगुलेशन से, या कंटेक्स्ट से? तो इसका आंसर रहेगा डी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई भी बात आप जो कह रहे हो वो किस कंटेक्स्ट में कह रहे हो, ठीक है ना। उसकी विषय वस्तु क्या है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है कि किस कंटेक्स्ट में कोई बात कही जा रही है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। चलिए जी, 89 पे आते हैं हम। यस, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, खास करके यहां बात की गई है किस कंटेक्स्ट में? क्लासरूम के कंटेक्स्ट में। क्लासरूम कम्युनिकेशन के संदर्भ में एक बात कही गई है, एटीट्यूड्स, एक्शंस एंड अपीयरेंसेस। तीनों बातें, एटीट्यूड, एक्शंस एंड अपीयरेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसीडर्ड है। उसको हम क्या कहेंगे? आई होप आप नाम से समझ जाओगे। इसको क्या बोलेंगे? नॉन वर्बल। क्योंकि हम ना तो कुछ रिटन की बात कर रहे हैं, ना हम ऑरल की बात कर रहे हैं, हम अपने एटीट्यूड्स की, अपने एक्शंस की और अपनी अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, विच इज वेरी मच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर विल बी द बी। गॉट इट? ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मोस्ट ऑफन, ज्यादातर टीचर स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन देखें आप। वन इज कॉल्ड स्पीरियस। नो, स्पीरियस क्या होता है? मतलब जो किसी भी काम का नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्रिटिकल, क्रिटिकल भी नहीं हो सकता, हमेशा कोई लड़ने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं टीचर स्टूडेंट। और ऐसे ही देखा है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन के अंदर हमेशा आइडियाज क्लैश होते हैं, टीचर कुछ कह रहा है, बच्चा कुछ कह रहा है, तो कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए। यूजली होता क्या है? दैट इज यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मीन्स रिलेटेड टू द यूटिलिटी। उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस, उसकी कोई ना कोई उपयोगिता होती है। यूटिलिटेरियन कंसेप्ट के अंदर एक और बात है, यूटिलिटेरियन का मतलब होता है उस उपयोगी है, वो कामयाब है। हो सकता है अट्रैक्टिव ना हो सकता है अट्रैक्टिव ना हो, बट यूटिलिटी के लिए है वो आपकी सुविधा, आपकी उपयोगिता के लिए वो काम जरूर आएगा आपके। तो टीचर स्टूडेंट के कम्युनिकेशन में हमेशा टीचर की कोशिश होती है कि जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं वो आपके काम आए।
मे बी लिटिल बिट बोरिंग, जैसे मेरे लेक्चर से आप बोर हो रहे हो शायद, मे बी बोरिंग, बट इंपॉर्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा है, वो आपके काम आने वाली है। तो नॉर्मली टीचर स्टूडेंट में ये होता ही होता है। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको ये समझ आएंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।